अध्याय 66। थियोडोर ने बताना शुरू किया कि जब एरियन सम्राट की ओर से बचे हुए विद्रोहियों से निपटने के लिए निकली थी, तब उन्हें अपनी बीमारी के लक्षण पहली बार कैसे महसूस हुए थे। वो अपना दिन सामान्य रूप से बिता रहे थे, लेकिन अगले दिन उठ नहीं पाए। तब से उनके लक्षण उत्तरोत्तर बिगड़ते गए, इस हद तक कि जैसे ही एरियन लौटी और उन्हें ग्रैंड डचेस नोइक्रोम का खिताब मिला, वे तुरंत उत्तर की ओर चले गए। तब से एरियन थियोडोर का इलाज करने वाले डॉक्टरों को ढूंढने के लिए पूरे उत्तर में घूमती रही। उसने वियोस से एक पुजारी को बुलाने के लिए मोटी रकम चुकाई और उत्तरी टॉवर में जादूगरों से मदद ली, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। और अब हम यहाँ आ पहुंचे हैं। थियोडोर ने मुझे दिखाने के लिए अपनी कमीज उठाई। मैंने जो देखा उससे मैं चौंक गई। एक काला धब्बा, एक सांप की तरह, उसके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था। मैं तुरंत समझ गई कि मैं चीज़ों को ऐसे ही जारी नहीं रख सकती। जैसे ही मैं महल लौटी, मैंने अचिलियोस को बुलवाया। वो लगभग तुरंत ही प्रकट हो गया, मानो वो मेरे बुलावे का इंतजार कर रहा हो। तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? मैंने संदेहपूर्वक पूछा। तुमने मुझे बुलवाया था, उसकी मुस्कान ने मुझे चढ़ाया, लेकिन मैंने जाने दिया। ध्यान से सुनो, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है, मैंने कहा। इससे पहले कि मैंने जो कुछ भी सीखा था वो सब बता दिया। जब मैंने अपनी कहानी खत्म की तो अचिलियोस के चेहरे पर हैरानी छा गई। क्या ये सच है? क्या तुम्हें इसमें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? अत्यंत अजीब। समय काफी सटीक है। अचिलियोस एक टेढ़ी मुस्कान के साथ सहमत हुआ। उसने तुरंत स्थिति की अजीबोगरीबी को भांप लिया, खतरे को महसूस कर लिया जो उसके नीचे छिपा हुआ था। मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि 13वें राजकुमार की बीमारी के पीछे कुछ भयावह था। ये देखते हुए कि दैवीय शक्ति काम नहीं करती है, क्या आपको लगता है कि कुछ गलत खेल हो सकता है? ये निश्चित रूप से ऐसा ही लगता है। चूंकि थियोडोर की मृत्यु के बाद एरियन ने अपनी तलवार मिल्टियार्ड्स के खिलाफ कर दी थी, इसका मतलब था कि उसे लगा होगा कि वो सबसे बड़ा संदिग्ध था। यदि ऐसा होता तो अचिलियोस ही वो होता जिसने आदेशों का पालन किया होता और स्थिति को इंजीनियर किया होता। क्या तुमने ये किया? मैंने पुष्टि करने के लिए पूछा। नहीं, मैंने नहीं किया। मैं जानती हूं। सच तो ये है कि मैं जानती थी कि अचिलियोस इसके पीछे नहीं हो सकता, खासकर जब से वो एरियन को पसंद करता था। इसके अलावा उसे इस घटना में कभी संदिग्ध नहीं माना गया। वास्तव में एरियन के विद्रोह के बाद अचिलियोस और मिल्टियार्ड्स के बीच अनबन हो गई थी। ये पिताजी भी नहीं थे। मैं इस दुनिया में किसी और से बेहतर मिल्टियार्ड्स को जानती थी। वो ऐसा घुमावदार तरीका नहीं चुनेंगे। वो अपने लक्ष्य को तुरंत मार देंगे। उन्हें उन मामलों से कोई सरोकार नहीं होगा जिन्हें वो तुच्छ मानते थे, जैसे कि अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना। क्या कोई ऐसा है जो एरियन को 13वें राजकुमार को बचाने के लिए मिल्टियार्ड्स के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करने के लिए कहेगा? अचिलियोस ने सोचा। क्या वो तुम नहीं होगे? मैंने बताया। हो, ठीक है, मुझे छोड़कर दुनिया में और कौन ऐसा घृणित काम करेगा? ये स्पष्ट था, केवल एक व्यक्ति था जिसे एरियन के गायब होने से फायदा होगा। महल में केवल एक व्यक्ति ऐसा कर सकता था, तुम्हारी जानकारी के बिना, ड्यूक रेवेनहुक, मैंने कहा। बिल्कुल, इसकी जांच करो। हाँ स्वामी। अचिलियोस को जांच का काम सौंपकर मैं रिश्ते को बचाने का तरीका ढूंढने पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। हालांकि कमरे से बाहर निकलने के बजाय अचिलियोस बस वहीं खड़ा रहा। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? मैंने पूछा। एक और कारण है कि मैं यहाँ हूं, अचिलियोस मुस्कुराया। तुम इसलिए नहीं आए क्योंकि मैंने तुम्हें बुलवाया था? तो तुम यहाँ क्यों हो? वो इसलिए है कि क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी नई शिक्षिका से मिलवाना चाहता था। अचिलियोस ने चैम्बरलेन की ओर देखा, जो जल्दी से बाहर चला गया और एक अपरिचित महिला के साथ वापस आया। एक मोटी किताब पकड़े हुए, उसके लंबे भूरे बाल पिकटेल में बंधे थे और उसने एक बड़ा चश्मा पहना हुआ था। मुझे देखते ही वो झुक गई। ये मेरी चचेरी बहन कैटालिना है। उसने ग्रास्च, दुनिया की अग्रणी अकादमी से इतिहास, दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र और जादू जैसे विषयों में 15 मास्टर डिग्री प्राप्त की हैं। वो सोलानी अकादमी में मुख्य शोधकर्ता और एक दुर्लभ वास्तविक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। क्या उसका यहाँ होना ठीक है? मैंने पूछा। क्या वो मुझे पढ़ाने के लिए थोड़ी अधिक योग्य नहीं थी? बेशक, अचिलियोस ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। नमस्ते युवराज। मैं कैटालिना यूसन गेलुम हूँ। कैटालिना मुश्किल से मुझे अभिवादन कर पाई, शायद घबराहट के कारण। कृपया मुझे एमेलिया कहो। राजकुमारी एमेलिया। कैटालिना का स्वभाव शर्मीला लगता था, अचिलियोस के बिल्कुल विपरीत। वो मेरी आंखों में भी नहीं देख पा रही थी। मुझे ये प्यारा लगा और मैं बता सकती थी कि वो पहले से ही मुझसे मोहित थी। सोलानी, वो अकादमी जहाँ कैटालिना काम करती है, स्कूलमर में है, इसलिए वो देर से आई। उसे पढ़ाने का अनुभव है, इसलिए मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए एक अच्छी शिक्षिका होगी, अचिलियोस ने समझाया। लेकिन क्या मुझे पहले रोहिलियन पढ़ना और लिखना सीखने की जरूरत नहीं है? अचिलियोस ने कैटालिना को हैरानी से देखा। ऐसा लगता था कि उसने इस पर विचार भी नहीं किया था। कैटालिना ने भ्रम में उसके और मेरे बीच देखा।
मैं तुरंत इसकी जांच करूंगी, उसने घोषणा की, इससे पहले कि वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। अचिलियोस का भाव शिथिल हो गया और उसने कंधे उचका दिए। वो ठीक रहेगी, वो एक जीनियस है, तुम जानते हो। मैंने उसे अविश्वास में देखा, वो बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लग रही थी। इससे पहले कि मुझे पता चलता सूरज ढल चुका था और रात हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर अकेली इंतजार कर रही थी, हमेशा की तरह, और मिल्टियार्ड्स की खाली सीट को देख रही थी। एरियन और थियोडोर का एक शानदार रिश्ता था जो वास्तविक प्रेम और देखभाल से भरा था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वे भाई बहन थे? क्या मिल्टियार्ड्स भी वैसे ही होते अगर उनका छोटा भाई अभी भी जीवित होता? ये एक व्यर्थ विचार था, लेकिन मैं मदद नहीं कर सकी और आश्चर्यचकित हुई। अगर मिल्टियार्ड्स अपनी माँ और भाई बहन के साथ बिना किसी त्रासदी के शांति से रह पाते तो चीजें कितनी अलग होती। ये अब केवल उसके सपनों में ही संभव था, लेकिन मैं मिल्टियार्ड्स को भाई बहनों के बीच सच्ची दोस्ती का अनुभव कराना चाहती थी। अभी देर नहीं हुई है, मैंने खुद से कहा, उनका रिश्ता अभी भी ठीक किया जा सकता है। रात गहराने तक मिल्टियार्ड्स प्रकट नहीं हुए। जैसे ही वो कमरे में घुसे, मैं उनकी बाहों में दौड़ पड़ी। उन्होंने तुरंत मुझे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन सवाल किया, तुम अभी भी क्यों जाग रही हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। ये पहली बार नहीं था कि मैंने उन्हें ऐसा कारण दिया था, इसलिए उन्होंने मुझसे और कोई सवाल नहीं किया। पिताजी। हाँ, मैंने हिम्मत जुटाई और उन्हें ऊपर देखा। क्या मेरी योजना काम करेगी? मैं लगभग हिम्मत हार गई और हिचकिचाई। नहीं, मुझे कोशिश करनी थी। अगर मुझमें खुद पर ही आत्मविश्वास नहीं था तो मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी। पिताजी, मुझे आपसे एक एहसान मांगना है। कल मेरे साथ अकेले दोपहर का भोजन करें। ठीक है। सच में? मैंने सोचा था कि उन्हें मेरे साथ खाने के लिए राजी करना मुश्किल होगा क्योंकि वो हमेशा व्यस्त रहते थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सहमति दे दी। इसलिए तुम मुझसे अकेले भोजन करना चाहती थी? ये मेरे दिल को छू गया जब मिल्टियार्ड्स का भाव गिर गया जब उन्होंने देखा कि मैं अकेली नहीं थी। उन्होंने अचिलियोस के दोपहर के भोजन में शामिल होने के अनुरोध को ठुकरा दिया था। केवल यह पता चला कि एक और घुसपैठिए ने हमारी दोपहर के भोजन की तारीख में घुसपैठ कर ली थी। मैंने मिल्टियार्ड्स और थियोडोर के बीच घबराहट से देखा। उन्होंने मुझसे एक एहसान मांगा, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने समझाया। मेरे चेहरे पर एक तबाह भाव था जब मैंने मिल्टियार्ड्स की आस्तीन खींची। पिताजी, क्या आप नाराज हैं? पिताजी, नाराज मत होइए, कृपया। भले ही मिल्टियार्ड्स बाहर से चिड़चिड़े लग रहे थे, लेकिन वो गुप्त रूप से अपनी शरारती बेटी की प्रतिक्रिया देखकर आनंद ले रहे थे। जब वो मुझे इतनी प्यारी लग रही है तो मैं नाराज कैसे रह सकता हूं? उसने सोचा। फिर भी अपनी चाल के बदले में उसने उसे थोड़ी देर और पसीना बहाने देने का फैसला किया। इस बीच थियोडोर अपनी पसीने से भीगी मुट्ठियों को कस रहा था। जिस क्षण से वो अपने आसपास की स्थिति को समझने के लिए पर्याप्त बड़ा हो गया था, वो उस आदमी से बच रहा था जिसके सामने वो अब प्लेग की तरह खड़ा था ताकि अपने जीवन की रक्षा कर सके। मिल्टियार्ड्स से आमने सामने मिलने की हिम्मत जुटाने में उसे एक बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ा था, लेकिन अब वो डर से जम गया था। तो तुमने एमेलिया से हमें मिलने के लिए क्यों कहा? मुझे उसे बताना होगा, थियोडोर ने सोचा। ये वो क्षण था जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने अपने आतंक को दूर धकेल दिया और भागने की अपनी इच्छा को दबा दिया। वैसे भी उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और अपनी इच्छा व्यक्त की। कृपया मुझे मार डालो, थियोडोर ने कांपती हुई आवाज में कहा। मेरा सिर सदमे से थियोडोर को देखने के लिए झटक गया, जैसा कि हमारे आसपास की सभी नौकरानियों ने किया। हम में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन हम सभी एक ही बात सोच रहे थे। तुम उस आदमी से ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हो जो तुम्हें मारना चाहता है? थियोडोर जानता था कि हम सभी क्या सोच रहे थे, लेकिन उसका भाव दृढ़ था। मैंने थियोडोर से नहीं सुना था कि मिल्टियार्ड से मिलने का उसका उद्देश्य क्या था, इसलिए ये सब मेरे लिए नया था। मुझे नहीं पता था कि वो लंबे समय से इसकी योजना बना रहा था। अपनी कम उम्र के बावजूद थियोडोर को अपनी परिस्थितियों की अच्छी समझ थी। वो अपनी बहन द्वारा उसे बचाने, अपने जीवन को बचाने के लिए किए गए बलिदानों और दर्द से बोझिल था। उसकी कीमती बहन सम्राट की शूरवीर बन गई थी, युद्ध में चली गई थी और हेलसारोस से बच गई थी, ये सब उसकी खातिर। और वो ये सब जानता था। उसने केवल अनजान होने का नाटक किया क्योंकि एरियन यही चाहती थी। हालांकि वो अपनी सीमा तक पहुंच गया था। वो उसकी, एरियन अपनी कीमती बड़ी बहन की रक्षा करना चाहता था। वो उसे स्वतंत्रता का उपहार देना चाहता था। ये कुछ ऐसा है जो केवल मैं ही कर सकता हूँ, थियोडोर ने सोचा। ये सबसे बड़ा उपहार था जो वो उसे जीवित रहते हुए दे सकता था। उसे मौत से डर लगता था, लेकिन वो अपनी बहन की खातिर इसका सामना कर सकता था। वो महीनों, यहाँ तक कि वर्षों के विचार विमर्श के बाद इस निर्णय पर पहुंचा था। अगर महामहिम को बस यही नफरत है कि मैं जीवित हूं, तो अगर मैं मर जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा, उसने खुद से कहा। उसने मिल्टियार्ड्स को अपनी तलवार खींचते हुए और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने गले को काटते हुए कल्पना की। उसके दिमाग में अनगिनत परिदृश्य घूम रहे थे और उसका शरीर अनैच्छिक रूप से कांपने लगा।
मैं मर जाऊंगा तो कृपया मेरी बहन को माफ कर दे। थियोडोर ने मिल्टियार्ड्स को आंखों में एक चमक के साथ देखा जो पहले नहीं थी। अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए उसने दोहराया, कृपया मुझे मार डालो। किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूं? मिल्टियार्ड्स ने उदासीनता से कहा। उसने हाथ बढ़ाया और थियोडोर को ठुड्डी से पकड़ लिया। थियोडोर की आंखें आश्चर्य से खुल गईं। मिल्टियार्ड्स को उसे घूरते हुए पाया। मैंने कब कहा कि मैं ऐसा करने वाला हूं? क्षमा करें, लेकिन आपको मेरा जीवित रहना पसंद नहीं है, मिल्टियार्ड्स ने जवाब में घूरते हुए कहा। तुम सही हो, मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन नहीं, मेरी तुम्हें मारने की कोई योजना है। अगर मैं ऐसा करना चाहता तो तुम उसी दिन मर गए होते। उसने थियोडोर को शुरू से जीवित रखने की योजना कभी नहीं बनाई थी, लेकिन एरियन के कारण लड़के की जान बची थी। मिल्टियार्ड्स को उस दिन अपनी चेतावनी स्पष्ट रूप से याद थी। वो थियोडोर को एक बार बख्शेगा, लेकिन अगर लड़का उसके रास्ते में फिर से आया तो उस अनुग्रह की कोई गारंटी नहीं थी। एरियन की कोई भी भीख कभी भी उसका मन नहीं बदल पाती। जब उसने एरियन को थियोडोर की रक्षा करते देखा तो मिल्टियार्ड्स और अधिक क्रोधित हो गया। ये ईर्ष्या थी, उसे अपने किसी करीबी की रक्षा करने का मौका मिला था। ये कहना उचित होगा कि वो तुच्छ व्यवहार कर रहा था और अपनी नाराजगी इस भाई बहन की जोड़ी पर निकाल रहा था। उसने जानबूझकर उनके जीवन को मुश्किल बनाया क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की रक्षा की थी, लेकिन वो तब था और ये अब है। मिल्टियार्ड्स को अपने परिवार की जान लेने के लिए प्रेरित करने वाली आवेग, क्रोध और नाराजगी गायब हो गई थी। उन भावनाओं को धारण करने का अब कोई कारण नहीं था क्योंकि उसे एक चमत्कार दिया गया था। ये सब उसकी वजह से है, वरना मैंने कभी इन भावनाओं का अनुभव नहीं किया होता, उसने सोचा, एमेलिया को देखते हुए जो थियोडोर और उसे घबराहट से देख रही थी। अगर उसने उसे गोद लेने की अपनी साहसी घोषणा नहीं की होती तो उसे कभी ऐसा महसूस नहीं होता। मुझे तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, मिल्टियार्ड्स ने स्पष्ट रूप से कहा। तो फिर क्यों? जब भी आपने मुझे देखा तो आपने ऐसा चेहरा क्यों बनाया? थियोडोर ने अविश्वास में बुदबुदाया। मिल्टियार्ड्स ने धीरे धीरे सांस ली। क्योंकि तुम मुझे उस भाई की याद दिलाते हो जिसे मैंने मार डाला था, उसने स्वीकार किया। वो ठीक नहीं था, लेकिन उसे बेहतर महसूस हुआ क्योंकि उसकी कीमती बेटी आंसू और चिंता के साथ उसके बारे में चिंतित थी। इससे सब कुछ ठीक लगने लगा। मैं चौंक गई जब मिल्टियार्ड्स ने अपने दिल पर लगे निशान को स्पष्ट रूप से उजागर किया और उसका हाथ कसकर निचोड़ा। मैं जानती थी कि उसे ये सब जोर से स्वीकार करना कितना मुश्किल होगा और उसकी बाहों में दौड़ पड़ी, फुसफुसाते हुए, ठीक है। मिल्टियार्ड्स हल्के से हंसा और मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन मैं बता सकती थी कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं था। वो बच्चा बहुत कुछ तुम्हारे जैसा दिखता था। खैर, बेशक तुम एक जैसे दिखोगे क्योंकि तुम रिश्तेदार हो, मिल्टियार्ड्स ने जारी रखा। वो उस बच्चे के बारे में बात कर रहा था जिसे वो कभी अपनी यादों से मिटा नहीं सकता था। उनके बीच लगभग न के बराबर रिश्ता था और इसे एक स्मृति कहना भी हास्यास्पद था, लेकिन फिर भी मिल्टियार्ड्स उसे कभी नहीं भूल पाएगा। थियोडोर और उसका भाई एक जैसे थे, लेकिन अलग थे। उसने थियोडोर की आंखों में घूरते हुए कहा, ये तुम्हारी वजह से नहीं है। थियोडोर की गालों से आंसू बहने लगे। सदमे में मैं उसकी ओर बढ़ी, लेकिन मैंने मिल्टियार्ड्स को मुझे रोकते हुए महसूस किया। मैंने उसे देखने के लिए मुड़ी, लेकिन उसकी नज़र अभी भी थियोडोर पर टिकी थी। कहानी जारी रहेगी।